कुछ अमाउंट होना चाहिए और ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज करके रखिए, फिर मेरे को एडजस्टमेंट करना है। आपको ट्रायल बैलेंस की सब एंट्रीज आपको आती है, तो ये एक बार मैं बोलूँगा। प्लीज स्टूडेंट्स पेज नंबर 85 सम नंबर 16 निकाल के रखो, उसके अंदर पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, फर्स्ट closing stock rupees 1,10,000 and having market value 20% more than book value। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मैंने हर बार आपको बोला है कि अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक होता है तो ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा, और ट्रायल बैलेंस में होगा तो एडजस्टमेंट में नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडजस्टमेंट में तो फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट पे क्लिक करो, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 2, फॉर एनम 6% इंक्रीज पेएबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल पे आपको 6% इंटरेस्ट देना है। तो देखो ट्रायल बैलेंस में पहले ही आपको दिया है नीलास कैपिटल एंड सिलास कैपिटल लिखा हुआ है, तो वहाँ पे नंबर 2 लिखो। उसके बाद है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर नीला 900 एंड सिला 600। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से दे दिया हुआ है, तो वहाँ पे कैपिटल का नंबर 2 लिखा है, उसके बाजू में ड्राइंग लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको नंबर 2 लिख दो। उसके बाद नंबर 4, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर। बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर, तो देखो स्टूडेंट्स कहीं पे आपको कस्टमर्स लिखा होगा, देखो जो थर्ड लाइन ट्रायल बैलेंस में थर्ड लाइन सप्लायर्स एंड कस्टमर्स लिखा है। सप्लायर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स, एंड कस्टमर्स को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो यहाँ पे कस्टमर लिखा है ना, उसको हम डेटर्स बोलते हैं, और वहाँ पे नंबर क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, रेंट रुपीज 300 एंड सैलरी रुपीज 950। तो स्टूडेंट्स देखो नीचे से 7 या 8, लास्ट में से 7 या 8 सैलरी लिखा होगा, तो वहाँ पे आपको नंबर 5 करना है। और उसी तरह रेंट लिखा होगा, रेंट पूरा नहीं लिखा लेकिन रेंट एंड टैक्सेस दिया होगा, सैलरी से 2 3 से, तो वहाँ पे भी 5 लिखना है, मतलब सैलरी पे भी 5 एंड रेंट एंड टैक्सेस पे भी 5। लास्ट एडजस्टमेंट है 6, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर। तो स्टूडेंट्स देखो मिडल में जब ट्रायल बैलेंस में मिडल में आपको मशीनरी दिया होगा और उसके नीचे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया है, तो दोनों पे आपको नंबर 6 करना है, मशीनरी पे भी 6 एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पे भी 6। उसी हिसाब से मशीनरी के नीचे फर्नीचर भी दिया होगा, देखो तो फर्नीचर पे भी हमें क्या करना है? नंबर 6। क्लियर? हमने एडजस्टमेंट सब ठीक कर दिए। अब देखो ट्रायल बैलेंस में सबसे नीचे दो आपको इवेंट एडजस्टमेंट दी हुई है, मैंने आपको बोला था जब भी आपको रेट या परसेंटेज दिया हो ट्रायल बैलेंस में, तो वो आपके लिए इवेंट एडजस्टमेंट होता है। तो देखो लीज और बिल्डिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 14 फॉर 5 ईयर लिखा हुआ है, तो वो आपका इवेंट एडजस्टमेंट हुआ, तो प्लीज वहाँ पे ऐसे ऐसा लिखो। और उसके नीचे लिखा है 8% मिलास लो, तो वहाँ पे भी आपको डेट दी हुई है, तो वहाँ पे भी आप लिखो इवेंट एडजस्टमेंट ऐसे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करें। मैंने कुछ एंट्री दे दी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एडजस्टमेंट भी बॉटम में कैलकुलेट करूँगा। तो फिर देखो आपको स्टार्टिंग में ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है? मिलास कैपिटल एंड क्लाइंट, मिलास कैपिटल एंड क्लाइंट। मैंने आपको हर बार बोला कि कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर जाता है। तो देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने में लिखा हुआ पहले से बाय बैलेंस ड्रॉ कर लो। नीला की कॉलम नीला की कैपिटल 1 लाख लिख लीजिए, पीला की कॉलम पीला की कैपिटल क्रेडिट बैलेंस कितना लिखा हुआ है? 50,000। ओके, वही ट्रांजेक्शन लिखोगे तो आपको ट्वाइस दिए होगा। मैंने हर बार बोला है कि ट्वाइस का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस से जाए, ट्रांस देखिए तो क्रेडिट बैलेंस नहीं है, तो वो कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में रहेगा। देखो ट्वाइस नीला की कॉलम नीला की कॉलम लिखिए 20,000 एंड पीला की कॉलम लिखिए 40,000। ये हम हर एक करके इसलिए अखबार करेंगे। उसके बाद आएगा सप्लायर, सप्लायर्स यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो स्टूडेंट सप्लायर कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में डाल दीजिए, इसमें जो लिखा हुआ है सप्लायर ब्रैकेट में क्रेडिटर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू बाहर लिखिए 50,000। ओके, सप्लायर के बाद क्या लिखा हुआ है? कस्टमर, कस्टमर यानी डेटर, लेकिन डेटर का एडजस्टमेंट 4 नंबर का। तो देखो मैं डेटर पहले से मैं ऐसे चला था, देखो कस्टमर ब्रैकेट में आपको नीचे लिखा डेटर, वो लिखिए 90,000 और उस पर एडजस्टमेंट इसलिए मैंने इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ के रखी हुई है। उसके बाद आया गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अगर गुड्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है तो उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं, गुड्स रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेस रिटर्न।
तो देखो गुड्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस 2000 दिया है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिटर्न। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने सेल्स में से सेल्फ रिटर्न माइनस किया है कितना 2000 जो आपको दिया है डेबिट बैलेंस। दूसरी तरफ आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस दिया है 4000 सॉरी 3000। तो वो भी देखो हमने परचेज रिटर्न बोला तो वो परचेज में से हमने परचेज रिटर्न 3000 क्या किया माइनस किया। यस आपको दे दिया। उसके बाद क्या है बिल्स, आपको ओनली बिल्स लिखा है और दोनों बैलेंस दिए हुए डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट बैलेंस को हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं एंड क्रेडिट बैलेंस को हम बिल्स पेएबल बोलते हैं। तो देखो डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट्स हुआ, तो देखो हमने लिखा है बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस की अमाउंट कितनी थी 15000, वहां पे लिखा एसेट्स है। उसी तरह बिल्स का क्रेडिट बैलेंस है दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल, तो वो हमारे लायबिलिटीज हुई, तो हमने कहां पे लिखा लायबिलिटीज का देखो बिल्स पेएबल क्रेडिट अमाउंट कितनी है 20800। उसके बाद आपको दिया है कैश एंड बैंक। स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत बार बोला है कैश एंड बैंक का दोनों बैलेंस दिया हो तो कैश ऑलवेज एसेट्स होती है एंड बैंक ऑलवेज लायबिलिटीज होती है, याद रहेगा। तो डेबिट बैलेंस आपको कितना दिया 1000 दैट इज कॉल्ड कैश, और कैश का बैलेंस हमारे लिए एसेट्स होता है। तो देखो मैंने बैलेंस शीट में एसेट्स का लिखा हुआ है कैश बैलेंस 1000 रुपीज, क्लियर। और बैंक का इस बार क्रेडिट बैलेंस दिया है, अगर बैंक का डेबिट बैलेंस बोले तो वो बैंक बैलेंस होता है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो ये हमने आपको बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो हमारे लिए क्या हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज होती है, तो देखो हमने लिखा है बैलेंस में लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका क्रेडिट बैलेंस कितना था 48000, तो हमने लिख के रखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो पर बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिजर्व लिखा हुआ है। तो बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिजर्व जब भी बोले तो हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड हम बैड डेब्ट का पूरा फॉर्मेट लिखेंगे। मैंने ऑलरेडी बैड डेब्ट का पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है। स्टूडेंट देखोगे तो आधा पीएनएल अकाउंट यहाँ पे है और आधा पीएनएल अकाउंट यहाँ पे है, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैड डेब्ट का फॉर्मेट लिखा हुआ है। बैड डेब्ट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो बैड डेब्ट का डेबिट बैलेंस कितना दिया है 400 फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, इसमें देखो मैंने लिखा है बैड डेब्ट टी फ्रॉम ट्रायल बैलेंस कितना दिया हुआ है 400। उसी तरह आपको बैड डेब्ट रिजर्व भी दिया है ट्रायल बैलेंस में, देखो क्रेडिट साइड दिया होगा कितना बैलेंस दिया हुआ है देखो तो 1300, तो वो हमारे लिए बैड डेब्ट रिजर्व फ्रॉम ट्रायल बैलेंस होता है कितना 1300। ओके आगे देखिए उसके बाद दिया है परचेज एंड सेल्स। परचेज का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है एंड सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। स्टूडेंट्स आपको पता है परचेज और सेल्स कहाँ पे आएगा, तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 1,40,000। अब देखो मैंने ऑलरेडी परचेज रिटर्न की एंट्री दे दी थी, तो 1,40,000 में से 20,000 माइनस करो तो आउटर बैलेंस कितना आएगा 1,37,000, कितना आएगा 1,37,000। और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो देखो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट से बाय सेल्स लिखा है 2,60,500। उसके अंदर ऑलरेडी मैंने सेल्स रिटर्न की पहले एंट्री दे दी थी, तो 2,60,500 में से मैं 2,000 माइनस करूंगा तो 2,58,500 आएगा, कितना आएगा 2,58,500। उसके बाद आपको दिया है वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस एक्सपेंसेस है इसलिए उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो आपको पता है वेजेस कहाँ पे आता है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड वेजेस लिखा हुआ है, उसका डेबिट बैलेंस लिखा है कितना 35,000। अब ट्रायल बैलेंस से देखो आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, क्या दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपके लिए लायबिलिटीज होता है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए मैंने अमाउंट लिखी है 2000। स्टूडेंट्स लायबिलिटीज के ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है। उसके बाद आता है मशीनरी और उसके नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। स्टूडेंट ये एंट्री उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको पुराना डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया हो और नीचे अलग से नया डेप्रिसिएशन लिखने को बोला हो तो ट्रायल बैलेंस वाला डेप्रिसिएशन आपको वो क्या करना होगा बैलेंस शीट में जो रिस्पेक्टिव एसेट्स है उसके अंदर ऐड करना होता है और उस पर आपको दोबारा नया डेप्रिसिएशन लिखना होगा। तो देखो मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड मशीनरी लिखी हुई है कितना है 36,500, देखो ट्रायल बैलेंस में दिया है मशीनरी 36,500 तो वो लिखा हुआ है। उसके नीचे देखो तुरंत डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो वो भी आपको क्या करना होगा प्लस करना होगा क्योंकि आपको नीचे अलग से दिया गया है अलग से डेप्रिसिएशन दी है, मैंने पुराना ट्रायल बैलेंस वाला डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मैंने वो एसेट के अंदर ऐड किया और अमाउंट कितनी आएगी 40,000। उसके एडजस्टमेंट बाकी से मैंने 2 लाइन तो दी थी। उसके बाद क्या दिया हुआ है फर्नीचर, तो फर्नीचर भी एसेट्स है तो वो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा 12,000, उस पर भी एडजस्टमेंट इसमें मैंने इनर कॉलम में रखा हुआ है। फर्नीचर के बाद आता है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर टू ओपनिंग स्टॉक कितनी अमाउंट दी है
6,100. ओके, ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। कोई भी एक्सपेंसेस हम पहले से एडवांस में पे कर देते हैं तो हमारे लिए एसेट्स होती है। तो देखो एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस में लिखा हुआ है 200। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद क्या दिया है, सैलरी। तो सैलरी वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। तो देखो मैंने पहले लिखा हुआ पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड टू सैलरी, लेकिन उसके एडजस्टमेंट है इसमें मैंने इंडियन फॉर्म में लिखा हुआ 23,000। ओके, सैलरी के बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो भी बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो वो भी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड ही आएगा। देखो इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन उस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें मैंने आउटर कॉलम में रखा है 2,000। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद क्या है, रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस वो भी बिजनेस का एक्सपेंसेस हुआ, तो वो भी हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट से लिखेंगे, लेकिन उस पे एडजस्टमेंट है, इसलिए रेंट एंड टैक्सेस में लिनियर कॉलम में रखा हुआ है 12,000 और उसके बाद एक लाइन छोड़ी हुई है। रेंट एंड टैक्सेस के बाद क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो अगेन वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। उस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैंने आउटर कॉलम में रखा है 2900। ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के बाद क्या दिया है, गुडविल। तो गुडविल तो हमारे लिए एसेट्स होती है, क्या होती है, एसेट्स। तो देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड हमने लिखा होगा गुडविल। गुडविल के अमाउंट आपको कितनी दी है, 72,000। उस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमने आउटर कॉलम में रखा हुआ है। गुडविल के बाद है लीज और बिल्डिंग। स्टूडेंट्स लीज और बिल्डिंग वो भी हमारे लिए एसेट्स है, तो देखो वो भी मैंने इनर कॉलम में रखा है एसेट साइड लीज और बिल्डिंग 14,000। ये हिडन एडजस्टमेंट इसलिए मैंने इनर कॉलम में रखा है और एक लाइन छोड़ी हुई है। उसके बाद लास्ट दिया 8% नीलास लोन, तो वो क्रेडिट बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस, जब भी कोई भी लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। तो देखो मैंने लायबिलिटी लिखा हुआ है 8% नीलास लोन 30,000। ओके, तो मैंने सब ट्रायल बैलेंस की एंट्री लिख के रखी थी, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन की। अब हम एडजस्टमेंट पे कर रहे हैं सॉल्व, तो ध्यान से देखो। नंबर क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 1,10,000 एंड हैविंग मार्केट वैल्यू 20% मोर देन द बुक वैल्यू। स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, इवन 11th में भी सीखा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है और मोर दिया हो तो आपको वो कंसीडर नहीं करने का, अगर लेस दिया हो तभी आपको लेस वैल्यू निकालनी है और वो कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे आपको मोर वैल्यू दिया हुआ है तो उसको क्रॉस कर दो, वो हमें कंसीडर करना नहीं है, बिकॉज ऑफ हमारा रूल्स था बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो लोअर वैल्यू है वही हमें एज ए क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे लिखनी है। तो यहाँ पे मोर वैल्यू लिखनी ही नहीं क्योंकि हमें लोअर वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट दी थी वही की वही लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 110, तो उसकी दो एंट्री आती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना आएगा 1,10,000 डन। और इसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 डन। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री आती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसके बाद है नंबर 2 एडजस्टमेंट। पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल पे आपको 6% इंटरेस्ट गिनना है, तो उसकी दो एंट्री आती है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल में ही क्रेडिट साइड कैपिटल के नीचे ही हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कितना दिया है 6% दिया है। तो देखो स्टूडेंट्स कैपिटल कितनी दी है 1 लाख, 1 लाख का 6% करो चलो कैलकुलेटर पे, तो 6,000 आएगा एंड 50,000 का 6% करोगे तो कितना आएगा 3,000। ओके, तो एक एंट्री कहाँ पे आएगी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड और उसके रिलेटेड दूसरी एंट्री आएगी पीएनएल अप्रूव में ऑपोजिट साइड डेबिट साइड, तो क्या लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखेंगे नीला एंड सीला, क्या लिखेंगे नीला एंड सीला। नीला की अमाउंट कितनी आई थी 6,000 एंड सीला की अमाउंट कितनी आई थी 3,000, तो आउटर कॉलम में टोटल कितना आएगा 9,000। तो स्टूडेंट्स याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बोले तो हर बार की तरह एक एंट्री पीएनएल अप्रूव में डेबिट साइड और दूसरी एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। किस पे गिना जाता है कैपिटल पे गिना जाता है। ओके, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स थर्ड एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स इसके अंदर रेडीमेड आपको इंटरेस्ट दे दिया हुआ है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक एंट्री कहाँ पे आएगी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, क्या लिखना है 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या लिखने का 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
आपको रेडीमेड दे दिए, नीला का अमाउंट कितना दिया है देखो एडजस्टमेंट में 900 एंड शीला का अमाउंट दिया है 600, कितना दिया हुआ है 600। ओके, तो एक एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएगी, तो दूसरी एंट्री पीएनएल अप्रो में कहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड। तो पहले दो लाइन छोड़ने की, उसके बाद लिखने का बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लिखने का बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसके अंदर आपको लिखने का नीला एंड शीला, नीला एंड शीला दोनों की अमाउंट रेडीमेड दी है 900 एंड 600। तो इनर कॉलम में लिखेंगे और दोनों का टोटल हम आउटर कॉलम में लेके आएंगे 1500, 1500। मतलब याद रहेगा थर्ड एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो एंट्री, एक पी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड और दूसरा आएगा पीएनएल अप्रो में क्रेडिट साइड। उसके बाद जा रहे हैं नंबर फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स देखो, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, वहां पे हम क्या करेंगे डेटर्स में से माइनस करेंगे बीडीआर। बीडीआर कितना परसेंट बोला हुआ है 5% बोला हुआ है, तो 90,000 का 5% कितना होता है 4500, वो माइनस करूंगा तो आउटर कॉलम में आएगा 85,500, कितना आएगा 80,500। वापिस बोलो 90,000 का 5% करोगे तो 4500, 90,000 से 4500 माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा 85,500। उसकी दूसरी एंट्री पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड जो हमने बैड डेट्स का फॉर्मेट लिखा है, वहां पे जहां पे बीडीआर ए लिखा है वहां पे मैं लिखूंगा कितना 4500। स्टूडेंट्स इसके आगे कोई डिटेल्स नहीं है, तो ये दोनों का टोटल लगा के आउटर कॉलम में लेके आता हूँ 4500 प्लस 400, सो कितना होता है 4900। 4900 में से 1300 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 3600 आएगा, कितना आएगा 3600 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आता है नंबर फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, रेंट ₹300 एंड सैलरी ₹950। तो स्टूडेंट्स देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसका दिया है, रेंट का दिया है, तो रेंट यहाँ पे हमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट से लिखा है, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स याद रखना, मैंने देखा है कभी कभार आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, आउटस्टैंडिंग लिखते हो प्लस, ऐड करते हो प्लस, लेकिन साइन माइनस भी कर देते हो। याद रखना आउटस्टैंडिंग जब भी कुछ भी हो तो उसका प्लस ही होता है, क्या होता है प्लस। तो क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपको कितना दिया हो देखो, तो फिफ्थ नंबर के एडजस्टमेंट में 300, तो आउटर कॉलम में हम कितना लिखेंगे ऐड करने के बाद 12,300, एक रेंट के अंदर ऐड किया पीएल में डेबिट साइड, और उसकी दूसरी एंट्री आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना आएगा 300। ओके, अब उस वही एडजस्टमेंट फिफ्थ में देखो सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग बोला है, कितना बोला है 950। तो स्टूडेंट्स देखो हमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पहले स्टार्टिंग में सैलरी लिखी है, तो आउटस्टैंडिंग वापस बोल रहा हूँ क्या होगा प्लस, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया हुआ है 900 दिया हुआ है, तो 23,000 के अंदर 900 ऐड करूंगा तो अमाउंट कितनी आएगी 23,900। 23 के अंदर 900 ऐड किया तो 23,900, और उसकी दूसरी फिक्स से बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, क्योंकि अभी भी हमें पे करना बाकी है, और जब तक हम पे नहीं करते तब तक वो हमारे लिए क्या बनती है लायबिलिटीज। तो उसकी दूसरी एंट्री लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आएगा 900। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद क्या दिया हुआ है लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर। पहले मशीनरी पे बोला हुआ है, तो स्टूडेंट्स देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड ऑलरेडी मैंने मशीनरी 36,500 लिखी थी, उसके अंदर मैंने पुराना डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऐड किया 3500, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 40,000। अब उस पे आपको नया डेप्रिसिएशन कितना है, तो डेप्रिसिएशन आपको क्या करना होगा माइनस कितना परसेंट बोला हुआ 10%, तो 40,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा 4,000। 40,000 से हम 4,000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 36,000। स्टूडेंट्स ये डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री एसेट्स में से तो हमने माइनस की, उसकी दूसरी एंट्री पीएनएल अकाउंट में कहां पे आएगा डेबिट साइड, तो पीएन में डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितनी अमाउंट है चेक कर लो 4,000, तो वो हमने लिखा। अगेन आई रिपीट मशीनरी में से एसेट साइड हमने माइनस किया, और उसकी दूसरी एंट्री पीएन में डेबिट साइड, उसी में बोला हुआ है 5% ऑन फर्नीचर डेप्रिसिएशन। तो अगेन देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको फर्नीचर दिया हुआ है, वहां पे हम क्या लिखेंगे डेप्रिसिएशन 5%, तो 12,000 का 5% करेंगे तो कितना आएगा 600,
अब 12,000 में से 600 माइनस करेंगे तो अमाउंट आउटर कॉलम में कितना आएगा 11,400। कितना आएगा 11,400। अब ये 600 की दूसरी एंट्री, ये 600 की दूसरी एंट्री हम कहाँ पे लिखेंगे P&L अकाउंट में डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600। स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गए। अब सिर्फ दो हिडन एडजस्टमेंट बाकी है और फिर अकाउंट बंद करना है। तो देखो बैलेंस शीट में लास्ट सेट आपको दिया है 8% लीलास लोन 30,000। कौन सी डेट पे हमने लोन ली थी 1 11/16, 11 मतलब नवंबर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अगेन आई रिपीट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो कितने मंथ हुए 5 मंथ हुए। तो 5 मंथ का आपको इंटरेस्ट गिनना है। तो देखो उसके अंदर प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ कैसे 30,000 इंटू 8% इंटू 5/12। चलो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे करो 30,000 इंटू 8% इंटू 5/12 करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 1,000। कितना आएगा 1,000। तो उसके अंदर आप ऐड करोगे 1,000। तो 30,000 के अंदर 1,000 ऐड करोगे तो कितना आएगा 31,000। अभी ये इंटरेस्ट की दूसरी एंट्री वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हुआ तो पीएन में डेबिट साइड आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना था 1,000। आपको लिखना तो ब्रैकेट में लिख सकते हो लीला, याद रहेगा। और लास्ट एडजस्टमेंट लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग हर बार हम बोलते हैं कि उसको वन टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन जैसा गिनना है, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं बुला सकते क्योंकि ये हमारी एसेट्स नहीं है इसलिए। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे रिटर्न ऑफ। क्या लिखेंगे रिटर्न ऑफ। स्टूडेंट्स अब ये एडजस्टमेंट जरा ध्यान से समझना। टेक्स्ट बुक में क्या बोला हुआ देखो कि लीज होल्ड बिल्डिंग हमने कब ली थी 1 अक्टूबर 14 को ली थी। 1 अक्टूबर 14 को ली थी 5 इयर्स के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जरा आप चेक कर सकते हो ध्यान से। और ये कैलकुलेशन आप दोबारा करना ओके। तो ध्यान से देखो एक्चुअली हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 17 को खत्म होता है। यस तो स्टार्ट कब होता है 1 अप्रैल 16 को। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 16 को। आप देखोगे ट्रायल बैलेंस में तो आपका ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट की डेट देखोगे तो 31 मार्च 17 है। तो ये हमारा ईयर एंडेड डेट है और हमने स्टार्ट कब किया था 1 अप्रैल 16 को अकाउंटिंग ईयर। अब आप जरा ध्यान से देखोगे तो हमने लीज और बिल्डिंग कौन सी डेट पे ली थी 1 अक्टूबर 14। तो 1 अक्टूबर 14 तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 16। तीनों तो कितना पीरियड होता है 1 अक्टूबर 14 पे 6 मंथ ऐड करो तो 31 मार्च क्या होता है 31 मार्च 14 होता है, सॉरी 31 मार्च 15 होता है। और उसके बाद और एक ईयर ऐड करो तो 31 मार्च 16 होता है। मतलब 1 अक्टूबर 14 टू 1 अप्रैल 16 आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 18 मंथ होता है। कितना मंथ होता है 18 मंथ। अगेन आई रिपीट अक्टूबर 14 है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके अगेन आई रिपीट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ। और 31 मार्च 15 से 31 मार्च 16 एक साल, मतलब 1.5 साल हुआ। तो 18 मंथ, 18 मंथ को हम क्या बोलेंगे 1.5 इयर्स। क्या बोलेंगे 18 मंथ इक्वल टू 1.5 इयर्स। स्टूडेंट्स आपको टेक्स्ट बुक में 5 इयर्स दिया हुआ है। कितना इयर्स दिया हुआ है 5 इयर्स। ओके अब 5 इयर्स में से आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है उससे पहले आपने 1.5 साल वो एसेट्स यूज कर ली है तो वो माइनस करेंगे तो अभी आपको कितने साल और यूज करने को मिलेगी 3.5 इयर्स। आपको टोटल दिया है 5 इयर्स लेकिन हमारे अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 16 से स्टार्ट होता है। उससे पहले आपने 18 मंथ मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल आपने यूज कर दिया है तो उस पर आपको डेप्रेशन नहीं लगेगा। तो 5 इयर्स में से उतना माइनस करो तो आपको अभी भी वो एसेट्स पे कितने साल का डेप्रेशन लगेगा 3.5 इयर्स। तो आपको क्या करना 14,000 डिवाइड बाय 3.5 करोगे कितना 14,000 डिवाइड बाय 3.5 इयर्स करोगे ना तो आपका रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी 4,000। कितना आएगा 4,000। तो वो आपको माइनस करना है 4,000। याद रखना ये एडजस्टमेंट दोबारा 14,000 में से 4,000 माइनस करो तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 10,000। और ये 4,000 की दूसरी एंट्री हम P&L अकाउंट में डेबिट से लिखेंगे टू रिटर्न ऑफ
लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग, क्लियर। कितना आएगा 4000। स्टूडेंट्स याद रखना 5 इयर्स से जिसमें से हमने 1.5 साल ऑलरेडी यूज कर दिया है उससे पहले, तो हमें रिमेनिंग 3.5 इयर्स ही यूज करने को मिलेगा, इसलिए मैंने वैल्यू डिवाइड बाय 3.5 इयर्स किया। तो अब आपको एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ करना है 4000। ओके स्टूडेंट्स, अब अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम कौन सा अकाउंट बंद करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो देखो 258,500 प्लस 110, तो आपका आएगा टोटल 3,68,500। वही 3,68,500 में कहाँ पे लिखूंगा, डेबिट साइड। अब 3,68,500 में से डेबिट साइड की 3 वैल्यूज में क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो मेरा डिफरेंस आएगा 1,50,400। कितना आएगा 1,50,400, जिसको मैं क्या बोलूंगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और ब्रैकेट में लिखूंगा ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ पे लेके आएंगे, पीएम अकाउंट में क्रेडिट साइड कितना लिखेंगे 1,50,400, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट बंद करेंगे। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड का डिफरेंस आएगा 1,50,400। कितना आएगा 1,50,400, और वही 1,50,400 में डेबिट साइड लिखूंगा, और 1,50,400 में से डेबिट साइड की सैलरी की ये अमाउंट, इंश्योरेंस, रेंटल टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और बैड डेट्स और सारे अदर एडजस्टमेंट में माइनस करूंगा, तो उसका डिफरेंस आएगा 96,050। कितना आएगा 96,050 आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट कहाँ पे लेके जाएंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रो अकाउंट। कहाँ पे लेके जाएंगे, पीएनएल एप्रो अकाउंट। ओके, अब ये पीएनएल एप्रो में आएगा, डेबिट है तो क्रेडिट से आएगा 96,050, और यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ओके, पीएनएल अकाउंट में हमने क्या किया, ट्रांसफर किया। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, तो 96,050 है, जिसके अंदर 1500 ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 97,550। कितना आएगा 97,550। वही 97,550 में यहाँ पे लिखूंगा डेबिट साइड, जिसमें से हम क्या करेंगे 9,000 माइनस करेंगे, तो उसका डिफरेंस आएगा 88,550। कितना आएगा 88,550। ओके स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंस डेबिट साइड आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट में हम क्या लिखेंगे, नीला एंड सीला। ओके स्टूडेंट्स चेक करो, आपको पीएनएल रेशियो लिया वो स्टार्टिंग में इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल प्रोपोर्शन, स्टार्टिंग में ऊपर लिखा है कैपिटल प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स आप देखो बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो आपको नीला की कैपिटल 1 लाख दी है एंड सीला की कैपिटल कितनी दी है 50,000, तो 1 लाख एंड 50,000, तो वो दोनों का रेशियो क्या होता है 2:1। तो हमें ये प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे यूज करो, 88,550 इंटू 2/3, 88,550 इंटू 2/3, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना आंसर आएगा 59,033 पॉइंट में आएगा, जिसको आपको राउंड अप करके लिखना है 59,033। उसी तरह 88,550 इंटू 1/3 करोगे तो उसका आंसर आएगा 29,517। कितना आएगा 29,517। ओके, अब ये डिफरेंस हम कहाँ पे लेके जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, कितनी अमाउंट थी 59,033
033 और दूसरी अमाउंट आएगी 29517। क्लियर? 29517। अब स्टूडेंट्स हम एक एक पार्टनर का अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे ध्यान से। तो क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे तो 1 लाख प्लस 6000 प्लस 59000 डबल 033, तो उसका टोटल आएगा 1,65,033 1,65,033 1,65,033। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें से हम 20,900 दोनों माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 1,44,000 1,44,133 1,44,133, जिसको हमने सर्कल किया और वहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। उसी तरह सीला का करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 50,000 प्लस 3,000 प्लस 29517, तो उसका टोटल आएगा 82,517 तो 82,517 इसमें से मेरे को 14,600 क्या करना है, माइनस करना है, तो उसका डिफरेंस आएगा 67917। क्या आएगा? 67917। ओके, 67,917। अब ये दो डिफरेंस हम बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड, तो वहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, तो ऊपर हमने जगह रखी हर बार की तरह, वहाँ पे लिखेंगे नीला और क्या लिखेंगे? शीला। नीला का डिफरेंस आया था 1,44,133 एंड शीला का डिफरेंस आया था 67917। याद रहेगा? जो पीएनएस पार्टनर्स कैपिटल में डिफरेंस डेबिट साइड आया था वो मैंने कहाँ पे लिखा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब हमें क्या करने का स्टूडेंट्स? दोनों साइड का मैच करने का। अगर दोनों साइड मैच हो जाता है तो हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? मैच। तो देखोगे तो टोटल लगाओगे तो दोनों साइड का टोटल आ रहा है 3,41,100 3,41,100। डन? देख लो सब स्टूडेंट्स अपने हिसाब से। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। क्लियर? ये सब हम घर पे इम्पोर्टेंट है, 2 बार रिपीट करना।